हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन में डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहा हूँ करने के लिए। डियर स्टूडेंट, आज का मेरा ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आज के वीडियो में नए हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो को वॉच कर लें। आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल कंसेप्चुअल है और आपको फीलिंग भी क्रिएट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये सपोज कर रहा हूं कि कोई एक पार्टिकल है जो इस प्लेन पे मूव कर रहा है। दिस इज द प्लेन, क्योंकि इसके पास 2 डायमेंशन है। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, इट हैव 2 डायमेंशन। मैंने अज्यूम किया कि पार्टिकल इस प्लेन पे चल रहा है। डियर स्टूडेंट, अब मैं ये सपोज कर रहा हूं किसी क्षण पार्टिकल की सिचुएशन ये है। मैंने अज्यूम किया किसी क्षण एट टाइम टी पे पार्टिकल की सिचुएशन ये है, एट पॉइंट पी पे है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको बताना इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, सबसे पहले आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जैसे आपने इसके पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में किया हुआ था। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं। अगर आपने सपोज किया कि ये कोई एक ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक, और इस ट्रैक पे अगर कोई इंसान यहाँ पे स्टैंडिंग है, ये कोई इंसान इस ट्रैक पे इस तरीके से यहाँ पे स्टैंडिंग है, तो अगर हम पूछें, हम आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट करें कि इस मैन की पोजीशन क्या है, तो आप इस मैन की पोजीशन अभी नहीं बता सकते। अगर आपको इस मैन की पोजीशन बतानी है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करना पड़ेगा, उसके बाद एक ऑब्जर्वर सपोज करना पड़ेगा। अब आपने सपोज किया कि ट्रैक इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिस इज द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है डियर स्टूडेंट। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो आप ये कहेंगे इस मैन की पोजीशन अगर ये पॉइंट पी पे है तो ओपी होगा। सेम उसी तरीके से कंसेप्ट वही होगा। अब हम बात करेंगे, अगर कोई पार्टिकल 2D में है, अगर कोई पार्टिकल प्लेन पे है किसी क्षण एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, उस केस में उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, अब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपने सपोज किया फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे यहाँ पे सपोज करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यहाँ पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब डियर स्टूडेंट, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि दिस इज पॉइंट ओ। अब यहाँ पे पॉइंट ओ ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करें, ऐसे मैंने इसको ज्वाइन किया, तो डियर स्टूडेंट, जो ये स्ट्रेट यहाँ पे जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच का, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी। अब अगर हम यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो आपको ये सपोज करना पड़ेगा दिस इज वेक्टर आर। मैंने अज्यूम किया इस पार्टिकल की जो पोजीशन यहाँ पे पी है, दैट इज वेक्टर आर। इसका मतलब डायरेक्शन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया दिस इज द डायरेक्शन। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो OP है, OP
इसको हम लिखेंगे दिस इज वेक्टर आर, और यही हम कहेंगे यही है पोजीशन वेक्टर, यही है पोजीशन वेक्टर। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना है तो सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। उसके बाद क्या सपोज करेंगे हम, एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर। जैसे आपने इसके पहले 1D में किया था वैसे हम 2D में करेंगे। एन ऑब्जर्वर, यहाँ पे O इज द ऑब्जर्वर है। इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वर से पॉइंट P तक का, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे वेक्टर R, यहाँ पे जो VP OP है ये वेक्टर R होगा और इस वेक्टर R की वैल्यू क्या होगी, आप सोच के बताओ डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर ये वेक्टर S है तो डियर स्टूडेंट वेक्टर S में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम मॉड ऑफ S से लिखते हैं, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम S के ऊपर कैप लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। कहने का मतलब S कैप ये डायरेक्शन को बताता है, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये है मैग्नीट्यूड। जो कि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का होना कंपलसरी है। अगर दोनों में से कोई एक मिस हो गया तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे दिस इज मॉड ऑफ R इंटू R कैप। आप ऐसे भी इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है ये। सबसे पहला तरीका मैंने आपको ये बताया। एक और तरीका समझने का है पोजीशन वेक्टर का। अगर आपको P पॉइंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप चलेंगे एक्स एक्सिस में। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, आप एक्स एक्सिस में चलते हैं। मैं सपोज करता हूँ स्मॉल x, आप O से इस पॉइंट A तक चले। पहले आपको P तक पहुँचना है, पहले आप O से A तक चलेंगे। उसके बाद फिर जैसे मैं सपोज करता हूँ कि ये वहाँ पे कॉर्नर है और उस कॉर्नर से हमको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ मुझे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर से इस एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस चलेंगे, उसके बाद फिर हम इधर चलेंगे डिस्टेंस। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा x में डिस्टेंस x, उसके बाद मैंने अज्यूम किया कि आप y में डिस्टेंस चल रहे हैं y, अब यहाँ पे आप पहुँचेंगे। कहने का मतलब अगर आपको P तक पहुँचना है तो आपको x में चलना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस और कुछ डिस्टेंस y में चलना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट एक बात तो कन्फर्म हो गया कि जो डिस्टेंस आपने सीधे ट्रेवल किया O से P तक पहुंचने के लिए, वही सेम डिस्टेंस, सेम चीज़ें आपको तब मिल रही जब आप x और y में चल रहे हो। इसका मतलब हम ऐसा भी सपोज कर सकते हैं कि जो वेक्टर R है ये किसके बराबर होगा, वेक्टर x प्लस वेक्टर y। इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर का जोड़ थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन अभी आप धैर्य रखो, इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब डियर स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वेक्टर x का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x इंटू आई कैप, मॉड ऑफ x इंटू एक्स कैप। इसका मतलब यहाँ अगर हम लिखें मॉड ऑफ x तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x कैप, सेम ये कंसेप्ट। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो x कैप है दिस इज द आई कैप, आगे आपके समझ में आने वाला है। हमेशा x की डायरेक्शन में आई कैप होता है। कहने का मतलब यहाँ हमको लिखना पड़ेगा आई कैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ वेक्टर y इंटू जे कैप। इस फॉर्मूले को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर r की वैल्यू मॉड ऑफ x को हम x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप। एक ये फर्दर पोजीशन वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। यहाँ पे x और y ये कंपोनेंट हैं,
एक्स और वाई जो कंपोनेंट है यहाँ पे, उनके टर्म में आपने वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स पोजीशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक सीधे आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दूसरा आप एक्स में चलेंगे, वाई में चलेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, दैट इज कॉल्ड आल्सो पोजीशन वेक्टर। तो कहने का मतलब ए भी पोजीशन वेक्टर है और ए भी पोजीशन वेक्टर है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पोजीशन वेक्टर को कंसेप्ट में समझ गए होंगे। इसका मतलब पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम इसकी चल रहे हैं बात करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले मैं आपको 1D का एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको 1D में क्या बताया था। तो डियर स्टूडेंट 1D में मैंने सपोज किया था कि हमारे पास एक ट्रैक है, यहाँ पे बना दूँ, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। ये मैंने एक सपोज किया ट्रैक है, दिस इज़ द ट्रैक। 1D का कंसेप्ट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने सपोज किया दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहाँ पे ये 1 मीटर है, और ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से 6, ऐसे मैंने सपोज किया था। अब अगर मैंने सपोज किया एक आदमी पहले यहाँ पे है, ओके, फिर t बराबर मैं सपोज करता हूँ t1 बराबर ये है 1 सेकंड पे या 0 सेकंड पे आप कह सकते हैं। इसके बाद 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे पहुँचता है ये। अब ये यहाँ पे पहुँच गया, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुँच गया। अगर हम आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज, अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे xi का मतलब इनिशियल सिचुएशन इसकी ये है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, और यह इसकी फाइनल सिचुएशन। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या देखते हैं, सिर्फ इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन। तो यहाँ पे जो इनिशियल सिचुएशन xi है इसकी वैल्यू आएगा 3 मीटर, और जो फाइनल सिचुएशन xf है इसकी वैल्यू आएगा 5 मीटर। जब आप यहाँ पे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर ये x है और ये -x है तो आप लिखेंगे xf माइनस xi, दिस इज 5 - 3, 2 आ गया। या आपने डेल्टा x का मान 2 निकाला। अगर हम यहाँ पे वेक्टर की बात करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर डेल्टा x बराबर 2i कैप। अब यहाँ पे i कैप क्या बताएगा, या आप कह सकते हैं x कैप, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है ये प्लस x की डायरेक्शन में है। ये कंसेप्ट आपको इसके पहले बताया जा चुका है डियर स्टूडेंट। जैसे आपने 1D में पढ़ा हुआ था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना, वैसे हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे जो कि प्लेन में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कोई एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन पे मोशन कर रहा है। मैंने सपोज किया कोई एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था, कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँच गया। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुँच गया कुछ देर के बाद। कहने का मतलब पहले P पे था, अब ये Q पे पहुँच चुका है। तो सिंपल सी बात है, इसने किसी न किसी ट्रैक को फॉलो किया होगा। अब कहने का मतलब अगर ये पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो आपसे पूछें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सपोज करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया डियर स्टूडेंट ये प्लेन है, तो मैंने सपोज किया दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, इसी को हम कहेंगे दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपको हमेशा एज्यूम करना होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट सपोज करते हैं। मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे ओरिजिन यही हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। समझने का प्रयास करो, फीलिंग आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये आपको सबसे पहले करना होता है, आपने कर लिया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करो, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसकी इनिशियल सिचुएशन क्या है। तो आप कहेंगे P से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब इसकी P इनिशियल सिचुएशन है। और इसकी फाइनल सिचुएशन क्या है, तो आप कहेंगे इसकी जो फाइनल सिचुएशन है ये Q है। सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल सिचुएशन की पोजीशन वेक्टर क्या है। इसके बाद हम अगेन निकालेंगे फाइनल जो इसका सिचुएशन है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है। समझने का प्रयास करो। अगर आपको बताना है इस P का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपके पास दो मेथड हैं, एक तो एक्स वाई में चलने वाला और दूसरा सीधा मिला करके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने वाला। तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल ये सिंपल है, सीधा यहाँ से मिला दिया और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल डायरेक्शन हम डिसाइड कर देंगे। अगर आपने इसको यहाँ से मिलाया, यूं ऐसे मिलाया, तो जो यहाँ पे वेक्टर OP है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया और इसको मैंने सपोज कर लिया दिस इज वेक्टर R। मैंने इसको सपोज कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया वेक्टर R है। अब अगर हम आपसे पूछें इस Q की पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप बिल्कुल कहेंगे इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे इसको मैंने यहाँ से मिलाया। इसके बाद जो ये है O से P तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसके साथ डायरेक्शन को इंक्लूड कर दें तो बिल्कुल ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और मैंने एज्यूम किया दिस इज वेक्टर R डैश, ये वेक्टर R डैश है, ये वेक्टर R डैश इट इज आल्सो पोजीशन वेक्टर बट फाइनल पॉइंट Q। अब डियर स्टूडेंट आपसे अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मेन कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है जो आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल एंड इनिशियल का डिफरेंस। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे वेक्टर की बात करें तो आप क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार जिससे आपको दिक्कत ना हो। फाइनल पोजीशन वेक्टर और माइनस लिखेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब आप ये बताओ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे PQ क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेक्टर PQ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज वेक्टर OP। नो पहले फाइनल है, मीन्स वेक्टर OQ और माइनस वेक्टर OP, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे PQ क्या है, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और OQ का स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है R डैश, वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, एकदम बच्चों वाला है, देखते हैं आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। मैंने ये एज्यूम कर लिया अब कि अगर ये है 2 मीटर, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 2 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये है 5 मीटर, तो ये PQ कितना होगा, सोच के बताओ फटाक से जल्दी। ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये कितना होगा।
तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 5 - 2 3 मीटर आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा? सर यहाँ पे PQ आ जाएगा कितना? ऐसे करते हैं 5 मीटर - 2 मीटर बराबर 3 मीटर, ऐसे आप करते हैं, ऐसे आप निकालते हैं। ऐसे हम कब निकालते हैं? तो आंसर है जब स्केलर हम डिफरेंस निकालते हैं तब। ये तब होता है जब कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है तब, बट यहाँ पे तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर फिर हम कैसे निकालेंगे वेक्टर क्वांटिटी में? तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। वेक्टर क्वांटिटी में कैसे हम डिफरेंस निकालते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इसके आगे वाले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे 5 - 2 में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सेम डायरेक्शन होने के बाद ही हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, आप धैर्य रखें। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इसके आगे वाला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें आपके सारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं कुछ बेसिक वेक्टर की बात करूँगा, बेसिक वेक्टर्स की बात करेंगे, और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। और ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं कुछ बेसिक वेक्टर की बात करने वाला हूँ। बेसिक वेक्टर्स। Some basic vector, some basic vector। फटाफट देखते रहो, सिंपल है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको इसके पहले वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर दो वेक्टर ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने सपोज किया कि एक वेक्टर है इस तरीके से, दिस इज वेक्टर ए, और ये है 5 न्यूटन। ये है 5 न्यूटन। किधर है ये? बिल्कुल ये है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, आप डायरेक्शन देख रहे हो। एक और वेक्टर है जिसको मैं सपोज कर रहा हूँ, दिस इज वेक्टर बी। ये भी है 5 न्यूटन और इसका भी डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, पहला तरीका। दूसरा, अगर यहाँ पे 5 न्यूटन नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा जो ये लंबाई है इसका, जो ये हेड के अलावा जो इसका पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेल, इस टेल की लंबाई दोनों में इक्वल है कि नहीं? अगर दोनों में लंबाई इक्वल है, दोनों पैरेलल हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे हम बेहिचक लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, दिस इज इक्वल वेक्टर। अगला सेकंड, अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर की, नेगेटिव वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हों जो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, बट उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, कहने का मतलब ऐसे। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि वेक्टर ए बराबर ये है 5 न्यूटन और वेक्टर बी भी है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? चेंज है। ये डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ और ये डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जब इस प्रकार का कोई आपको वेक्टर मिले तो आप कहेंगे दिस इज नेगेटिव वेक्टर, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ये कंसेप्ट आपको मिलेगा, दिस इज नेगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर्स हों, मैग्नीट्यूड में इक्वल हों,
बट डायरेक्शन में अपोजिट हो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अगेन हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इससे आप परिचित हैं, बिल्कुल आपको पता है ये चीज़। जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि अगर कोई वेक्टर है, आपने उसके लेफ्ट और राइट में दो लाइनें ड्रॉ कर दी, अब इसका मतलब ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस। इसी का नाम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस। जैसे यहाँ पे 5 आप देख रहे हो ना, 5 यहाँ पे 5 है, तो 5 इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर आप कह सकते हैं बी। जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे, अगर लिखा हुआ है 4 वेक्टर ए, ऐसे लिखा हुआ है 4 वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो 4 है ये मैग्नीट्यूड है। इसमें 4 क्या है? 4 इज द मैग्नीट्यूड। 4 इज द मैग्नीट्यूड, आप ये सपोज करेंगे। क्लियर है? अगेन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ये भी आप जानते हैं यूनिट वेक्टर, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है यूनिट वेक्टर। मैंने आपको अभी इसके पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था कि अगर आपको वेक्टर एस लिखना है तो आप क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर एस, और इसके बाद साथ में ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए आपने लिखा था एस कैप। एस कैप लिखा था। अब यहाँ पे जो ये एस कैप है, दिस इज आल्सो नोन एज वेक्टर एस अपान मॉड ऑफ वेक्टर एस, ऐसा। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वेक्टर एस अपान एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ये कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो आप ये कंसेप्ट याद करो, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन बताना है एस कैफ, तो आपको क्या करना है? वेक्टर एस में मॉड ऑफ एस से डिवाइड कर देना है। बहुत ही बेसिक है ये बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। रिप्रेजेंट डायरेक्शन, हमेशा ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको आई कैप मिलेगा, जे कैप मिलेगा, के कैप मिलेगा। ये सब डायरेक्शन किसके होते हैं? एक्स कामा वाई कामा जेड के डायरेक्शन होते हैं। क्लियर? आई थिंक आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चीज़ों को समझते रहो हमारे साथ। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, बात करेंगे डियर स्टूडेंट नल वेक्टर के बारे में। हम चल रहे हैं बात करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नल वेक्टर। नल वेक्टर, तो नल वेक्टर या इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, इसके दो नाम हैं। समझते हैं क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नल वेक्टर या इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ये आपका 5वां है। डियर स्टूडेंट, नल वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अगर मैग्नीट्यूड क्या हो? अगर मैग्नीट्यूड आपने 0 कंसीडर किया, ओके, सबसे पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड अगर 0 हो बट इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। क्या हो दूसरा पॉइंट? इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तब उस केस में बोलेंगे दैट वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर हाउ इट इज पॉसिबल कि मैग्नीट्यूड 0 हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो? ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया कि आपके पास है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ऐसे मैंने लिखा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अगर हम आपसे पूछें फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसका मतलब 0 होगा, ये 0 होगा ये। बिल्कुल, बट ये 0 नहीं होगा,
ये जीरो वेक्टर होगा। यहाँ पे आपको वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दिस इज नल वेक्टर। ओके, तो कहने का मतलब नल वेक्टर हमेशा ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, बट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिसाइड करता है, हमेशा इसके पास डायरेक्शन होता है। अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने लिखा वेक्टर ए के पहले 0, तो दिस इज द नल वेक्टर, इसी हो जाएगा नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो बन गया नल वेक्टर। सेकंड पॉइंट, अगर आपने मैग्नीट्यूड में कुछ भी कर दिया, मतलब नल वेक्टर है और उसके पहले कुछ भी हो रियल नंबर, तो हमेशा ये आएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज नल वेक्टर। तीसरा पॉइंट, अगर आपने किसी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड कर दिया, जैसे वेक्टर ए है, आपने इस वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड कर दिया, तो ये कितना आएगा, दिस इज वेक्टर ए। कहने का मतलब किसी भी वेक्टर में जब हम नल वेक्टर ऐड करते हैं तो हमेशा वही वेक्टर रहता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग में एक पत्थर बांध करके उसको एक पूरा साइकिल घुमाया, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। अगर हम आपसे पूछें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर ये होगा, वेक्टर 0 आपको बोलना पड़ेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से डियर स्टूडेंट हैं, आप नल वेक्टर भी समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर एंड नेक्स्ट होगा कोप्लेनर वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दो डियर स्टूडेंट। कोलिनियर का मतलब ये हुआ, अगर बहुत सारे वेक्टर एक ही लाइन में हों, एक ही लाइन में अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। समझने का प्रयास करो। आपने सपोज किया एक वेक्टर ऐसे है, दिस इज द वेक्टर ए, बिल्कुल राइट। आपने दूसरा सपोज किया एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों वेक्टर यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, बट एक ही लाइन में है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज कोलिनियर वेक्टर। एक मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पहला एग्जांपल था, एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरीके से कि एक वेक्टर ये है, ओके, दूसरा वेक्टर इस तरीके से है, ये दोनों वेक्टर एक लाइन में है, दोनों एक लाइन में है, बट ये एंटी पैरेलल हैं, तो इसको भी हम बोलेंगे दिस इज कोलिनियर वेक्टर। कहने का मतलब अगर बहुत सारे वेक्टर एक लाइन में अलाइंग हो, किसी एक लाइन में अलाइंग हो, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। अगर बहुत सारे वेक्टर किसी प्लेन में अलाइंग हो, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इस तरीके से ऐसे मैंने बना दिया, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, किसी प्लेन पे अलाइन कर रहे हैं ये, इसका मतलब ये एक्स वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे ये वेक्टर्स अलाइन कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे दिस इज प्लेन कोप्लेनर वेक्टर, दिस इज कोप्लेनर वेक्टर। अब आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट, अगर किसी लाइन के अलोंग अगर वेक्टर्स हैं तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, और अगर किसी प्लेन पे वेक्टर लाई करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट आज मैं क्लास को एंड करता हूँ। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एक भी पैसे का डाउट्स आपको क्रिएट नहीं हुआ होगा।
आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ एक बार इसको अगेन वॉच करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि इसके बाद जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच।